Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the second part of your chapter, Gravitation. In today's video, we're going to learn about free fall. But before that, we must understand what we have already done in our last classes. That is, we already discussed what is gravitation, which is an attractive force, which is also an universal force. Everybody in universe attract each other. Okay, that is known as gravitational force. Okay, now this force, we also find the value. Actually, the formula of gravitation force, that is F is equals to G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses of the body and r is the distance between them. As well as we also find the value of constant capital G, that is universal gravitational constant, and its value was 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, now further we're going to learn about free fall. Let's start with it. Okay, what is free fall? Now, whenever an object falls toward the earth under the gravitational force alone, then we say that object is in free fall. So there is a specific condition when we say that a body is in a free fall. Okay, let's understand it. Now, okay, जब भी क्या होता है, एक अर्थ सरफेस पर कोई भी बॉडी होती है एंड इट्स ओके मूविंग टुवर्ड अर्थ. ठीक है, जब एक बॉडी अर्थ के टुवर्ड मूव कर रही है, ओके, फॉल कर रही है, लेकिन द ओनली फोर्स दैट अप्लाइज ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, कौन सा फोर्स लगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स. तभी हम बोलेंगे कि बॉडी किस में आपकी फ्री फॉल में है. जब क्या हो, बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा हो? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज, तब हम बोलेंगे कि बॉडी किस में है? फ्री फॉल में है. ठीक है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए. क्या और भी कोई फोर्सेस लगते हैं? यस. क्या होता है, हर बॉडी पर क्या होता है, जब भी वो अर्थ में होती है उस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पर होता है. उसके अलावा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से विंड चल रही हो, उसका भी प्रेशर हम पे लग सकता है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हम पे अप्लाई हो सकते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी कब होगी? जब बॉडी को हमने छोड़ा और वो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से नीचे जा रही है, तभी हम बोलेंगे कि अर्थ की जो बॉडी है वो किस में है? आपकी फ्री फॉल में है. चलिए वापस समझते हैं चीजों को, वापस रीड करते हैं. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ under gravitational force alone, then we say that object is in free fall. मतलब हमने क्या करा, बॉडी को छोड़ा and it is now, इस पे कोई एटमॉस्फेरिक फोर्स नहीं लग रहा, किसी तरीके के और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का जिसकी वजह से नीचे जा रही है. then we say that body is in free fall. Okay, when we drop a ball from height, the velocity is increases. now ये कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार. ठीक है, ओके. नाउ इसी के साथ एक और कंडीशन हम समझते हैं कि देखिए, बॉल जब भी क्या होता है, एक सरफेस पे गिर रही होती है. अगर मैंने बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ा है, तो अभी इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जितना हम उसे धीरे धीरे, जितना वो क्या होगी, अर्थ सरफेस के पास आती जाएगी, उतना उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. दैट्स द कंडीशन. जैसे ही आप बॉल को छोड़ोगे, उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जाएगी. एक और कंडीशन है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही एक बॉल है उसको आपने अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका, ठीक है, अभी आपने इसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका, मान लीजिए u, लेकिन ऊपर धीरे 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 जाते जाते क्या होगी, बॉल जाएगी एक कंडीशन के बाद रुक जाएगी. उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. मतलब बॉल को हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे, वो एक टाइम के लिए ऊपर जाएगा वर्टिकली, और एक पोजिशन के बाद वो क्या करेगा, वहां रुक जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पर्टिकुलर बॉडी पर क्या है, एक हमेशा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, धीरे 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 जाएगा और इसकी स्पीड कम हो जाएगी. ठीक है, ऊपर वाले केस को एक और बात समझते हैं कि जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा था, वो नीचे आता जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. तो कॉन्स्टेंटली उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी. मतलब यहां पर
जब कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इस बॉडी पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि चाहे बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही हो, चाहे उसे नीचे से ऊपर फेंका जाए, उस पर एक एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा है। इन दिस केस जब उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, हम बोल सकते हैं कि यहां पर इस केस में इसका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। ठीक है, वही मैं दूसरे केस की बात करता हूं। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के से वो ऊपर जाते 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 रुक गया। एक और कंडीशन हम समझते हैं, दैट इज थर्ड कंडीशन। जैसे ही मेरी बॉडी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है या किसी एंगल पे मैंने उसे फेंका, तो क्या होगा, वो उस एंगल पे जाएगी तो सही। ठीक है, नाउ अब उस पर्टिकुलर एंगल पे जाकर वो एक हाइट पे जाकर क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर हाइट रीच करने के बाद फिर से इसकी यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सेम एंगल पर वो वापस अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। पहले वो यहां पर यहां से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर से ये बात हो गई कि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिवली 0 हो रही है। फिर वापस वो जब से ही अर्थ की फोर्स में वापस नीचे आने लगेगा, बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव रही और इस कंडीशन में बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। That says if we throw a ball upward its velocity decreases, जो अभी हमने बात करी वही बोल रहा है। ठीक है, till it reaches the highest point, highest point पे जाकर तो उसकी velocity 0 हो जाएगी। Now if we throw ball at an angle to the vertical direction then its velocity decreases till it reaches the highest point। सीधी सी बात है, किसी बॉल को मैं एक एंगल पे भी फेंकता हूं या किसी बॉडी को एंगल पे भी फेंकता हूं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वो क्या करेगा, वो और ज्यादा हाइट गेन नहीं करेगा। दैट मीन उसकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी रुक गई है। देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। अब उसके बाद वो वापस क्या करती है, जिस डायरेक्शन में मोशन तो उसी डायरेक्शन रहेगा, बट उसकी स्पीड 0 पे आने के बाद वापस और कोई हाइट नहीं लेता, वो अर्थ की टुवर्ड आता है और क्या करता है, नीचे आ जाता है। इससे एक बात पता चली कि जैसे ही कोई भी बॉडी जब अर्थ की डायरेक्शन में फॉल करती है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का होगा, नीचे की डायरेक्शन में। वैसे ही अगर मैं बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो जैसे ही जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ और आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक बात हमें पता चल गई, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन सच बॉडीज, वही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अ फ्री फॉलिंग बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, ये बात हो चुकी है। दिस एक्सेलरेशन is due to the earth's gravitational force and is known as acceleration due to gravity। इसको हम कई बार स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं आगे। मान लीजिए एक बॉडी है ना। अब हमें पता चल चुका है कि अगर मेरी बॉडी फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, ठीक है, मान लेता हूं ये मेरी बॉडी है मास m की और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में ये नीचे आ रही है, तो इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा, दैट इज F इक्वल्स टू, क्योंकि बॉडी को मैंने जब फ्री फॉल करा इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। दैट मीन एक बात तो पता चल गई, इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड दैट इज योर F इक्वल्स टू NI। चलिए अब दूसरी बात हमें जो पता है कि जब बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में ही फॉल कर रही है तो इस पर एक और जो फोर्स होगा, फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। देखिए अर्थ रेडियस के मुकाबले बॉडी की हाइट बहुत छोटी सी रहेगी। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। नाउ दोनों ही केस में जो भी बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही केस में जो फोर्स लगा रही है अर्थ लगा रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की वजह से व्हाट वी गेट, MA। अब ये फोर्स ग्रेविटेशनल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आगे में लिख सकता हूं, A मेरा हो सकता है आगे G में, तो मैं यहां लिखूंगा mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m RE स्क्वायर। चलिए
अब मैं इस m को यहां पर डिवाइड करने के लिए रख देता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई स्मॉल m ऑन आर ई स्क्वायर इंटू 1/m। ठीक है, मेरे स्मॉल g की वैल्यू हो गई कैपिटल G एम ई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर कैपिटल G एम ई और आर ई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं इनकी वैल्यू। बाय द वे वैसे इनकी वैल्यूज होती है, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, हमारा मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू की निकालने के लिए एक बार नाउ हम वैल्यू रखेंगे कैपिटल जी एम ई आर स्क्वायर की। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एन ई की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 एंड 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं तो वैल्यू विल बी 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 एज दिस पर्टिकुलर वैल्यू स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब हम 10 की वैल्यूज रखते हैं प्रॉपर्ली। टेन पावर -11 इंटू 10⁻24 एंड 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, नाउ इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। व्हाट वी गॉट ओवरऑल, पहले तो हम इनको जो पॉइंट से हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 667 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 एंड 10 की वैल्यू -11 प्लस 24 -6 अपॉन -6। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए यहां पर चीजें डिविजिबल है, दिस विल बी 3, दिस विल बी 32। सो हमारी वैल्यू आ गई फर्दर 667 इंटू 3 अपॉन 32 इंटू 64 इंटू 10⁻1। ठीक है, या सिंपली हम बोल लिख सकते हैं यहां पर कि 10 का मल्टीपल बचा, क्योंकि देखिए 24 है, -6 -6 -12 हो गया, सिर्फ 12 बचा, -11 माइनस करा, दैट विल बी ओनली 1। ठीक है, नाउ अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 667 इंटू 3 इंटू 10, ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारी 20010 एंड 32 इंटू 64 हमारी वैल्यू आएगी 2048। नाउ इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 9.77। okay, now this value is nearly equals to now this value 9.7 is nearly equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी नियरली वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या करा गया है, यही माना गया जो फोर्स होगा, देखिए एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी भी बॉडी को फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक तो मास होना चाहिए बॉडी का और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अप्लाई होना चाहिए, दैट विल बी mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वो दे रखा है हमारे पास, यूनिट्स दे रखी है। फर्दर उसे अप्लाई करा गया है, सॉल्व करा, ओवरऑल वैल्यू क्या आई हमारी, जो हमारी ओवरऑल पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 9.77, जो अल्टीमेटली इक्वल हो गए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे हमें हमेशा के लिए क्या है
कांस्टेंट स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स। एक्चुअली जो हमारी अर्थ का शेप होता है वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी फिक्स नहीं है। चलिए उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, दैट इज दैट एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात हमें यही पता चली कि कोई भी बॉडी जो अर्थ की एक्सेलरेशन की वजह से फॉलो रही है उसमें उसकी मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन इसको समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें क्या करा गया, एक फेदर लिया गया, ठीक है, और साथ में एक है ना 10 या 12 केजी की बॉल ली गई। अब इन दोनों को क्या है, बिल्कुल सेम हाइट पे रखा गया, ठीक है, और इन्हें क्या करा गया, बिल्कुल वैक्यूम कंडीशन में, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई एयर प्रेशर नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है इन पे, अर्थ का ग्रेविटेशन, और दोनों को रिलीज करा गया। इन दोनों को एक हाइट पे रखा और इन दोनों को एक साथ रिलीज करा गया। तो क्या मिला कि फेदर और ये बॉल दोनों अर्थ सरफेस को एग्जैक्टली सेम टाइम पे टच करते हैं। जब ये एग्जैक्टली सेम टाइम पे टच करते हैं तो एक बात पता चल गई कि दोनों के लिए जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, इट विल नेवर चेंज। तो इससे ये पता चला कि हमेशा बॉडी पर मास डिपेंडेंट एक्सेलरेशन नहीं होता, दिस एक्सेलरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आगे समझते हैं। That says this acceleration is called acceleration due to gravity, और हमें ऑलरेडी g का फॉर्मूला मिल गया था, that is gm equals to me by re square। that shows कि ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन जो भी होगा हमेशा एक्सेलरेशन का किसकी टुवर्ड होगा, अर्थ की टुवर्ड होगा। दैट सेज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दुनिया में हर चीज अर्थ कहां खींचना चाहती है, सेंटर में खींचना चाहती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता, सेंट्रल फोर्स है, वो हमेशा सेंटर की टुवर्ड जाना चाहता है। ड्यू टू दैट जो एक्सेलरेशन भी होगा वो कहां तक जाना चाहेगा, सेंटर तक जाना चाहेगा। In all these cases, we say that the particle move freely under gravity. Okay, अब हर केस में हमें ये पता है कि जो पार्टिकल होगा फ्री फॉलिंग कंडीशन में उस पर एक ही ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो हमें समझ रहे हैं। चलिए, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट थिंग, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। सबसे पहली बात, जैसे कि हमने अभी भी बात करी, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, मास डिपेंडेंट नहीं है कि उन पर अगर वो फ्री फॉलिंग है, हर केस में जब तक वो फ्री फॉलिंग में है उन पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज योर स्मॉल जी। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है एंड इट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। तो यही बात बोली कि यूनिवर्सल लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। अब नाउ विद द इंक्रीज इन द हाइट सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। जितनी ज्यादा बॉडी की आप हाइट को बढ़ाते जाएंगे उतना अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा हो गई है बॉडी की। जितना ज्यादा बॉडी की डिस्टेंस ज्यादा होगी, हो सकता है वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाए कि अर्थ उसको खींच नहीं पा रही है। फॉर एग्जाम्पल मून, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है बॉडी की तो अर्थ उन पर नो डाउट उन्हें अपने फोर्स में रखती है, उन्हें अपने सर्कुलर मोशन में रखवा रही है, लेकिन इट इज नॉट एबल, वो इतना पावरफुल फोर्स नहीं है कि उसको खींच के ले आए। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ जी है, स्मॉल जी है, वो कम होती जाती है जितना बॉडी की हाइट बढ़ती जाएगी। एक और केस है, जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना ही डिक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू। नाउ आगे समझते हैं हम। विद इंक्रीज इन द डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जितना हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतनी ही जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि हम उतना ही अर्थ के पास पहुंच जाएंगे। तो ऑलरेडी हम पर जो लगने वाला फोर्स है, मास कम हो जाएगा, डेप्थ डिस्टेंस कम हो जाएगा, उसकी वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यू टू ओवल शेप जी रिमेन्स मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ रेडियस इक्वेटर इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन पोल्स। अच्छा, इस पॉइंट को समझते हैं। क्या है, अर्थ का शेप है ना जियोइड है। Now, due to that shape, इसकी इक्वेटर 21 किलोमीटर ज्यादा है किससे, इसकी पोल हाइट से। अब पोल्स क्या है, सेंटर से ज्यादा पास है रेदर देन आपकी इक्वेटर्स तक। ठीक है, पोल क्या है, ज्यादा पास है सेंटर से रेदर देन इक्वेटर। इसकी वजह से यहां पर जी की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है
रेदर देन यहाँ पर जी की वैल्यू कंपैरेटिवली लेस रहेगी। इसलिए कुछ चीजों का वेट हमेशा इक्वेटर पे कम आता है और कुछ चीजों का वेट हमेशा पोल्स पे ज्यादा होता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पोल्स पे ज्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी। और ये सब पहले ऐसा नहीं था। ये कब हुआ? जब अर्थ के रोटेशन की वजह से हुआ। जब अर्थ क्या करती है, अपनी पोल की एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब रोटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से क्या हुआ, शेप ऑफ अर्थ क्या है, धीरे धीरे खिंच गई। इसकी वजह से इसकी इक्वेटर की क्या है, लेंथ भी ज्यादा हो गई रेदर देन पोल। बट ड्यू टू दैट जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा रहेगी और इक्वेटर पे कम रहेगी। ठीक है, यही बात बोला, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ इट्स ऑन and on its own axis g remain maximum at poles and minimum at equator। हाँ, अगर हम किसी बॉडी को लेते हैं और बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, इन दैट केस जब बॉडी सेंटर पे ही पहुंच गई है तो उस पर अब कोई फोर्स फर्दर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स है। बॉडी चाहती यही है कि बॉडी सारी की सारी सेंटर में आ जाए। ड्यू टू दैट उस पर्टिकुलर केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है g इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, उसकी जी की स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ आगे समझते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन सेम इफ दे फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑन द फिक्स पोजीशन। ऑलरेडी हमने बात कर ली है, अगर हम किसी भी बॉडीज को लेते हैं, उन्हें फॉल कराते हैं सेम हाइट से और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, इन दैट केस उनका स्पीड जो उनकी क्या है, एक्सेलरेशन जो होगा दोनों पे सेम एप्लीकेबल होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं हम। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होती है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एज ऑलरेडी हमें पता है कि ग्रेविटेशन हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जी। ड्यू टू दैट आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो उस केस में जब भी बॉडी आपकी नीचे जा रही है तो हमारा फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऑलरेडी ये फॉर्मूले क्या होते थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो a की जगह सिर्फ g आया है, हाइट की जगह, डिस्टेंस की जगह h आ गया, दैट इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर वही बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। नाउ सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें क्या दे रखा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, लेट जी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग ग्राउंड। आपको बतानी है जब आपकी कार गिर रही थी लेज से और जस्ट टच करने वाली है, उससे पहले क्या थी। व्हाट इज स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सेकेंड है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और कितनी ऊंची लेज है ग्राउंड से, चलिए पता करते हैं। ओके, फॉर दिस गिवन केस आपको टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड्स और वी कैन राइट हाफ सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड आपको दे रखी है वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड थर्ड आपको दे रखा है u, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ इन पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले हमें पता करनी है v, जो हमें नहीं दे रखी। सेकेंड हमें पता करना है v एवरेज, ठीक है, और वो आपको पता है u प्लस v बाई 2 से हो जाएगा। एंड थर्ड देना है हाउ हाई इज द लेज, आपको h भी पता करनी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। हमें v ही तो निकालना है। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी है 0। इस वजह से जब आपको पता है कि बॉडी स्टार्ट 0 से हुई है, कई बार हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, ये पर्टिकुलर तब हम यूज लेते हैं जब हमें पता है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। बॉडी 0 मतलब बिल्कुल मूव नहीं करी थी, लेकिन एकदम सडनली फॉल करी है और उस पर कोई और फोर्स नहीं लगा। ठीक है, नाउ हम वैल्यू निकालेंगे
तो g की वैल्यू है हमारी 10 और टाइम है हाफ, तो v की वैल्यू हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए फर्स्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है। सेकेंड हमें निकालना था v एवरेज। नाउ v एवरेज का हमारा फॉर्मूला है u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, वैल्यूज लगाते हैं हम। हमारे सडन क्वेश्चन में u था 0, v था 5 अपॉन 2, तो हमारी v एवरेज की वैल्यू आई 2.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ थर्ड केस है हाइट निकालने का। चलिए अब देखिए, हाइट निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज ले सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और हो सकता है हम ले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh। मैं यहां पर इसको प्रेफर करूंगा। चलिए देखते हैं क्यों। उसका रीजन है, देखिए 0 इंटू हाफ, ये वैल्यू 0 होने वाली है, इसलिए मैंने इसको चूज करा है। फर्दर दे रखा है हाफ, g की वैल्यू हमारी है 10 एंड टाइम दे रखा है 1/2 का स्क्वायर। ओके, ओवरऑल h की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट विल बी 10.8। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.25 मीटर। तो हमारी हाइट आई है यहाँ पर 1.25 मीटर, ये है हाइट ऑफ लेज। चलिए देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या लिया है, देखो u लिया गया है 0 मीटर पर सेकेंड, g लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, क्योंकि कार नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, नाउ यहां पर आपको जैसे ही पता है कि u 0 है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया v इक्वल्स टू 80 और दैट इज gt। ठीक है, v इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5, द वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। फर्दर एवरेज के लिए क्या करा, u प्लस v का 2 डिवाइड बाय 2, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इसी तरीके से निकालते हैं हम। 0 प्लस 5/2, द वैल्यू विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। द थर्ड केस, आपने क्या लगाया, डिस्टेंस निकालनी है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, उसको फर्दर सॉल्व करा। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 0 डेफिनेटली। इसको पूरा सॉल्व करा, द वैल्यू वाज 1.25 मीटर पर मीटर। ठीक है, सो हमारे पास देखिए स्पीड जब कार स्ट्राइक करने वाली थी ग्राउंड पे क्या आई, 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आई 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस दैट कार कवर्ड दैट इज 1.25 मीटर। फर्दर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है, इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है एंड राइज टू अ हाइट 10 मीटर। ओके, उसने हाइट 10 मीटर कवर कर ली है। नाउ द फर्दर क्वेश्चन, द वेलोसिटी हमें पता करना, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंका गया तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो v रहा होगा वो डेफिनेटली 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर रीच करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट हर हालत में क्या करेगा, रुकेगा। इन दिस पर्टिकुलर केस हमारी g नेगेटिव रहेगी एंड दैट विल बी गिवन है नहीं। जब तक आपको गिवन नहीं दिया जाए g की वैल्यू, यू नीड टू टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलिए इतना पता चल गया। द टाइम टेकन, हमें इसमें टाइम टेकन भी पता करना है बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट रीच करने के लिए 10 मीटर रीच करने के लिए कितना टाइम आपकी बॉडी ने लगाया वो पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है v है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g है हमारा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u हमें पता नहीं, जो हमें पता करना है। ठीक है, एंड हमारे पास h दे रखी है दैट इज 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 0, यू स्क्वायर प्लस वैल्यू रख रहा हूं मैं, दैट इज 2 माइनस का 9.8 एंड हाइट दैट इज 10।
मैं यू स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो मेरा माइनस का यू स्क्वायर दैट विल बी ओवरऑल वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर आएगी, दैट इज माइनस 196। मैं माइनस माइनस को क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 196। नाउ फर्दर यू की वैल्यू आ जाएगी, मैं सॉल्व करूंगा, दैट विल बी 196 अंडर रूट विद दिस यू वैल्यू विल बी 14। ठीक है, सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 14 मीटर पर सेकेंड। चलिए पहला हो गया, व्हाट वी नीड टू फाइंड टाइम। ठीक है, सो हमें टाइम निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं दिस मेथड दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, नाउ हमें पता है v 0 है, u की वैल्यू है 14, हमारा नेगेटिव था तो माइनस का 9.8 टी। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं हम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस जब 9.8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 9.8 टी इक्वल्स टू 14। ठीक है, मैं फर्दर टी को डिवाइड करूंगा दैट इज 0.9.8। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड अगर मैं करता हूं, अगर मैं पॉइंट रिमूव करता हूं तो इट विल बी 140/98। फर्दर सॉल्व करने पे द वैल्यू विल कम इज 1.43 सेकेंड। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी 0 ली गई थी, जी दे रखा था 9.8 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि मोशन बॉडी का अब बढ़े तो ओवरऑल एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमें v 0 था, ओवरऑल वैल्यू निकालनी थी u की, उसको सॉल्व करा, फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिला कि u की वैल्यू है अंडर रूट 196। सॉल्व करा तो u की वैल्यू आ गई हमारी 14 मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करा, वैल्यू निकाली है टाइम की 1.43 सेकेंड्स। सो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई और हमारा टाइम टेकन भी मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। सो इन टुडेस वीडियो व्हाट वी लर्न अबाउट फ्री फॉल, व्हिच सेज कि दुनिया में हर बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ जिसपे अर्थ का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। पर्टिकुलरली अगर हम अर्थ पे फ्री फॉल मतलब कोई भी बॉडी जो अर्थ सरफेस पे गिर रही है उसकी बात करेंगे, तो वो उस बॉडी पर हमेशा क्या है, एक उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी फ्री फॉल में। और जब बॉडी फ्री फॉल में है तो उस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जिसकी वैल्यू जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड हमने क्या करा, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशंस थी उनको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी हर फ्री फॉलिंग बॉडी के हिसाब से हमने ग्रेविटेशन बनाई और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे। यहां पे वीडियो खत्म नहीं हुआ, लेट्स मूव टू द पार्ट असेसमेंट्स। ओके, सबसे पहला असेसमेंट देखते हैं। An object is thrown vertically upward with velocity u, ठीक है, and the greatest height h to which it will rise before falling back is given. Okay, एक पर्टिकुलर बॉल है, उसको u वेलोसिटी से हमने क्या करा है, फेंका है। ठीक है, it will reach a certain height h and definitely ये रीच करने के बाद इसकी v हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, particularly gravity g acceleration होगा and this value will be negative. ठीक है, what we need to find, an object is thrown the greatest height h. okay, we need to find h, the value of h हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए समझते हैं हम what we can do। हम एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 2gh। ठीक है, अब हमारी इस पर्टिकुलर केस में बॉडी ऊपर जा रही है, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस वैल्यू। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ अब हमें पता है v स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 है, सो मैं u स्क्वायर को, ये वैल्यू हो जाएगी 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हमें h की वैल्यू पता करनी है, लेट्स सेंड इट हियर। ओके, या फिर मैं u को भेज देता हूं, मैं प्रेफर करूंगा मैं इस पार्ट को उस साइड भेजता हूं, दैट विल बी 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर। नाउ मुझे हाइट निकालनी है, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। सो दिस विल बी द हाइट, कि बॉडी कितनी हाइट रीच करेगी, u स्क्वायर बाय 2g। तो कोई ऑप्शन है हमारे पास,
सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट असेसमेंट पे चलते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ जी, ओके, वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके, पर मीटर सेकेंड, ये तीनों तो होने से रही। आंसर विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके किड्स, आई होप यू ऑल लव दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई गेस सभी को ग्रेविटी, फ्री फॉल समझ में आया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।